Good morning, students. Myself, Chaya Rohit, श्रीमती LP सवाणी, विद्या भवन अडाजन. स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हमने क्या निराश हुआ जाए चैप्टर देखा था. हमारा हाफ चैप्टर हो चुका है. क्या निराश हुआ जाए एक निबंध साहित्य प्रकार है और उसमें लेखक ने समाज में जो फैले हुए दुराचार है, अत्याचार है, उसके बारे में लिखा है. तो हमने देखा था कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे अत्याचार होते हैं, क्या आरोप प्रत्यारोप होते हैं. तो हमने हाफ तक चैप्टर देखा था. अब आगे देखते हैं. तो आगे लेखक क्या कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है. दोषों का पर्दाफाश करना मीन्स दोषों को आगे लाना, दोषों का सामना करना. जो दोष है व्यक्ति में उसको सामने लाना, वो बुरी बात नहीं है. बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है. क्या कहते हैं लेखक कि दोष का पर्दाफाश, दोष को आगे लाना, सामने लाना, वो बुरी बात नहीं है. लेकिन बुराई कब साबित होती है? बुराई जब होती है जब बुराई लोग आचरण करते हैं. तो वो जो गलत है कि किसी का बुराई करना, उसमें हमने रस लेते हैं और वो दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मानते हैं. मान लो अगर कोई दोस्त की बुराई करता है, दोनों दोस्त मिलके, लेकिन एक दोस्त जब बोलता है तो वो बुराई को हमें आगे नहीं बढ़ाना है, उसमें रस नहीं लेना है, लेकिन उसको समझ के छोड़ देना है. वो दोष को आगे बढ़ाना. एक कहता है कि हाँ वो तो ऐसा है वैसा है, तो हमें उस पर रस नहीं लेना है, उसको बात को बढ़ोतरी नहीं देनी है. वो ही हमारा कर्तव्य नहीं है. लेकिन क्या करना है? बुराई में रस लेना बुरी बात है. अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना वो भी बुरी बात है. तो उसको बुराई को बढ़ावा तो नहीं देना है, लेकिन उसकी जो सच्चाई है वो सामने लेनी है. बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना वो भी बुरी बात है. मीन्स उसको भी अलग झूठा बुरा समझते हैं. बुराई को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें रस लेना नहीं. अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना वो भी बुरी बात है. तो अच्छाई को उतना ही जितना रस लेकर हम बुराई को साबित करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उतना ही रस लेकर हमें अच्छाई को भी सामने लाना है. अच्छाई को उजागर न करना और भी बुरी बात है. तो अच्छाई को भी सामने लाना है और बुरी बात को दबाना है. ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है. तो सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जिसको उजागर करने के लिए लोकचित लोगों का मन अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है. तो हम लोगों में जैसी बात फैलाते हैं, अगर लोगों में हम बुराई करना, किसी का बुराई है, किसी का दोष है, वो सामने लाते हैं तो समाज में वही फैलता है. लेकिन जब किसी इंसान की कोई एक अच्छी बात हम सामने लाते हैं तो वो अच्छी बात भी समाज में फैलती है. तो ये लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत करने जैसा है कि लोगों में यही अच्छी बात फैलाना है, तभी अच्छी बात जागृत होगी. तो यहाँ पे ऐसे ही कवि ने कुछ किस्से बताए हैं कि इन्हें उनके साथ जो घटी थी घटनाएं, तो उसके एक घटना के ऊपर ही लेखक ने हमें बताया है कि नहीं, समाज में आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, मौजूद है, जिससे हमें निराश नहीं होना चाहिए. ऐसा बताते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया.
थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ने नमन किया और 90 रुपये रख दिए और बोले, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो लेखक ये उनके जीवन का एक प्रसंग बताते हैं कि एक बार वो रेलवे स्टेशन में टिकट लेने के गए, कहीं मुसाफिरी कर रहे थे, तो उन्होंने 10 रुपये की बजाय क्या दिया, 100 रुपया दिया। वो जल्दी में थे, जल्दी में जाकर वो गाड़ी में बैठ गए। लेकिन वो टिकट बाबू जो टिकट काटता है, उन्हें बाद में ध्यान आया कि इन्हें 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दिया है और वो झट से ढूंढते वो लेखक के पास पहुँचे और उन्हें बताया और अफसोस प्रकट किया कि वे बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, ये आपके 90 रुपये। और उनको देखकर उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। विचित्र संतोष मीन्स उन्हें एहसास हुआ कि ये मेरी गलती थी और वो गलती मैंने सुधार ली है, मैंने पाप करते करते बच गया हूँ मैं, और जिसका पैसा था उसको मैंने वापस कर दिया है, तो ये मैंने सही कार्य किया है। तो ये उनके चेहरे पर संतोष था, सेटिस्फाई था कि नहीं, मैंने गलत नहीं, मेरा कार्य ये पूरा हुआ और मैंने सही कार्य करके दिखाया। तो यही प्रसंग के द्वारा लेखक बताते हैं कि ऐसे अच्छे लोग भी आज भी समाज में मौजूद हैं। लेखक कहते हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदार लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक एक और घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त होना मीन्स नाश होना, खो जाना। तो कैसे बताओ कि सच्चाई और ईमानदारी दुनिया से मिट गई है। ऐसी अनेक अवांछित मीन्स अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटनाएं हैं जो ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ठगी और वंचना मीन्स जो धोखेबाजी है उसके मुकाबले में अधिक शक्तिशाली है। ऐसे एक और घटना के बारे में लेखक हमें बताते हैं जो समाज के लोगों के बीच में कितनी सहायता की जो कामना रखते हैं, कितने एक दूसरे के सहाय बनते हैं, कितने एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, वैसे ही एक दूसरी वो घटना हमें बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं वो कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। लेखक है वो किसी और जगह पर बस में जा रहे थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक अकेले नहीं थे, लेखक के साथ उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबियाँ थी, रुक के चलती थी। तो ऐसी कई सारी सिटी बसेस होती हैं जो गांव में चलती है। ऐसी बसें काफ़ी तर खराब होती है और वो आवाज़ करते रुक के चलती है। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही निर्जन सुनसान पे बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मीन्स जिस जगह पे पहुंचना था उससे पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। मीन्स बस रुक गई, बस बिगड़ गई। तो ऐसे निर्जन स्थान पे बस ने जवाब दे दिया, मीन्स बस बिगड़ गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। कब जाके बस बिगड़ी हुई थी? रात के 10 बज चुके थे और तब बस ने जवाब दे दिया, बस बिगड़ गई। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। गांव के लोग थे, वैसे ही निर्जन रास्ता था, सुमसाम, रात के 10 बज चुके थे। वहीं बस अटक गई और कंडक्टर है वो ऊपर से बस के ऊपर जो सामान रहता है वहाँ पे उसकी साइकिल थी, वो साइकिल उसने उतारी और वो चलते बना। मीन्स वो कहीं पे जाने लगा। लोगों को संदेह हो गया कि हमें यहाँ पे धोखा दे दिया जा रहा है।
हमने आगे भी देखा कि लेखक कहते हैं कि आज के ज़माने में हर कोई एक दूसरे पे संदेह करने लगता है। तो यहाँ पे भी ये कंडक्टर पे लोग संदेह करने लगे कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। वैसे भी एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो बात का कुछ ठिकाना नहीं रहता, फिर भी लोग अपने अपने मन से कुछ न कुछ बातें बनाते रहते हैं। यहाँ भी तरह तरह की बातें शुरू हो गई। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। तो यहाँ पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे किसी ने कहा कि यहाँ डकैती मीन्स डाका डाला गया, डाकुओं ने लूट लिया था, 2 दिन पहले एक बस को लूट लिया है। तो ये सब बातें कर रहे थे। लेखक को डर लगने लगा क्योंकि परिवार सहित अकेला मैं ही था। लेखक ऐसे ही अकेले थे जो अपने बीवी और बच्चों के साथ थे। तो लेखक अकेले थे जो परिवार के साथ थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो परिवार के साथ थे लेखक, उनके बच्चे बीवी साथ में थे। बच्चे थे वो भी घबरा गए थे, साथ में पानी पानी चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी का कहीं भी ठिकाना नहीं थे। आसपास में कहीं पानी नहीं दिख रहा था क्योंकि ये निर्जन रास्ता था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो ये सारे जो बस के अंदर थे आदमियों, वो सब एक दूसरे से बात करते थे इंसान, तो उनका भी डर समा गया था, उन पे भी डर बैठ गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। तो ऐसे सब तरह तरह की बात कर रहे थे। उसमें जो कोई थोड़े नौजवान थे, जो युवान थोड़े लड़के थे, उन्होंने क्या किया, ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। उन्होंने ये युक्ति की कि हम अभी कंडक्टर तो भाग गया है, तो ड्राइवर है तो ड्राइवर को हम पकड़ के मारते हैं, क्योंकि उनको डर था कि ये लोगों ने जानबूझकर यहाँ पे बस रुकवाई है। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ने लगी मीन्स वो घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बड़े कातर ढंग से देखना मीन्स भयभीत होकर देखना। तो ऐसे वो भयभीत होकर लेखक की ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ड्राइवर बोलता है कि हम लोग बस का कोई उपाय करेंगे, हमें बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो लेखक कहते हैं, जब ड्राइवर को मारने की बात की, तब ड्राइवर ने उन्हें बताया कि मुझे बचाइए, ये लोग मारेंगे, हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि डर तो मेरे मन में भी था। लेखक भी डर गए थे क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे, उनकी पत्नी भी थी। पर उसकी कातर मुद्रा, उसकी मीन्स ड्राइवर की कातर मुद्रा, घबराए हुए, कातर मुद्रा मीन्स घबराए हुए वो था। उसको देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। लेखक ने समझाया कि ड्राइवर को मारना ठीक नहीं है, इनका दोष कुछ नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे। रात का समय था, निर्जन स्थान था, इसलिए पूरे यात्री घबराए हुए थे। तो सारे यात्री इतने घबरा गए थे कि लेखक की बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। तो ऐसे उन्होंने लेखक बार बार समझाते हुए कि नहीं, ड्राइवर को नहीं मारना है, लेकिन कोई भी यात्री माना नहीं। यात्री कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यात्री खुद ही अनुमान लगा देते हैं। वो समझते हैं कि जो कंडक्टर बस के ऊपर से साइकिल उतारकर जो भाग गया है, तो
सब यात्री समझते हैं कि ये ड्राइवर और कंडक्टर की चाल है। कंडक्टर को पहले ही भगा दिया है, वो हमें धोखा दे रहा है और वो पहले से ही डाकुओं के पास चला गया है। तो यात्री ये सब लेखक से कहते हैं और वो अनुमान लगाते हैं कि ये कंडक्टर और ड्राइवर की सब चाल है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक कहते हैं थे मैं भी बहुत भयभीत मीन्स डरे हुए थे। लेखक भी बहुत डरे हुए थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। उन्होंने कुछ भी करके लोगों को समझाया, यात्रियों को समझाया और ड्राइवर को बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। काफ़ी समय हो चुका है, 1-2 आवर्स हो चुके। लेखक के बच्चे जो छोटे छोटे थे वो पानी और भोजन के लिए व्याकुल मीन्स उतावले थे। वो भूखे और प्यासे हो गए थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह पर घेर कर रखा। तो लेखक ने प्रयत्न किया, उससे ड्राइवर को मारा नहीं, वो बच गया। लेकिन लोगों को अभी भी संदेह था, इसीलिए ड्राइवर को उतार लिया बस से और एक जगह पर घेर कर रखा। मीन्स सब ने उसी पे नज़र रखी, उसके साथ ही सब बैठे रहे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर दिया जाए, उन्हें उचित जान पड़ा। तो अभी भी उनको संदेह ही था कि कभी भी डाकू आएंगे, हमें लूट लेंगे या तो कुछ भी होगा यहाँ पे। तो ये सब परिस्थिति के लिए वो यात्री सारे तैयार थे, इसीलिए ड्राइवर को अकेला नहीं छोड़ा था, उनको घेर के रखा था कि कुछ भी अगर यहाँ पे होती है परिस्थिति, कोई भी खराब परिस्थिति होती है तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देंगे, मीन्स ड्राइवर को ही मार देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का मीन्स उनको विनती करने का कोई भी खास असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। ये सारी परिस्थिति चल रही है, तब लेखक ने क्या देखा कि एक खाली नई बस है, वो आ रही है और उस पर वो लेखक के बस का ड्राइवर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। उसने आते ही कहा, उसने मीन्स कंडक्टर ने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, मीन्स बस स्टेशन से, अड्डे से मीन्स बस स्टेशन से नई बस लाया हूँ और इस पर बैठ जाइए। वो पुरानी वाली बस बिगड़ गई थी, वह बस चलाने लायक नहीं है। वह बस मीन्स वो जो बिगड़ी हुई वो लेके आए थे, वह बस चलाने के लायक नहीं है। ये नई बस लाया हूँ, उस पर आप बैठ जाइए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो सोचो, ये कंडक्टर जो साइकिल लेके भागा था, वो कंडक्टर कोई चाल नहीं बनाई थी या तो कोई डाकुओं के पास नहीं गया था, लेकिन नई बस लेने पर बस अड्डे पर गया था और वहाँ से नई बस लेके आया। साथ में उसने देखा था कि सारी बस में सिर्फ लेखक के ही बच्चे थे और वो रो रहे थे पानी के लिए, खाने के लिए। तो इसीलिए वो वहाँ से दूध और पानी भी लेके आया था और लेखक के पास आके बोलता है, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया तो थोड़ा दूध और पानी लेके आया हूँ। तो सोचिए, जिस पर सारे लोग संदेह कर रहे थे, जिसको सब खराब मान रहे थे, जिसको डाकुओं से मिला मान रहे थे, वो कंडक्टर कितनी ईमानदारी से अपने फर्ज को अदा किया और सबकी मदद के लिए वो रात के अंधेरे में अकेले दूर तक गया और बस लेके आया। साथ में लेखक ने कुछ नहीं बोला था, फिर भी वो उनके बच्चों के लिए पानी और दूध भी लेके आया। यात्रियों में फिर जान आई। ये सब देखा सुना तो यात्रियों में जान आ गई। वो एकदम चिंता में पड़ गए थे, वो बाहर आ गए।
सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो यही हुआ कि सबकी सोच गलत हुई। तो यहाँ पे भी लेखक जब बोलते हैं कि निराश नहीं होना है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो ये एक किस्से से भी हमें पता चलता है कि ड्राइवर और कंडक्टर कितने भले इंसान थे और ऐसे समय में भी उन्होंने लोगों की सहाय की। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोग में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो ये घटनाएं देखकर लेखक बताते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्य एकदम समाप्त हो गई है। मनुष्यता अभी भी समाज में है, लोगों में है, एक दूसरे के लिए दया भावना है अभी समाज में। तो यही देख के कहते हैं लेखक कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। अगर दया माया नहीं होती तो ये कंडक्टर ये काम करता ही नहीं। तो यही है कि अभी तक लोगों में एक दूसरे के लिए दया भी है माया भी है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो ये घटनाएं देखकर ही लेखक कहते हैं कि अभी भी समाज में मानवता है, मनुष्यता है, सच्चाई है और दया भावना है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। तो लेखक कहते हैं कि हाँ, धोखा भी दिया है मुझे, मैंने ठगा भी गया हूँ, मीन्स मुझे लूटा भी गया है, धोखा भी दिया है, लेकिन बहुत कम स्थलों पर ऐसे विश्वासघात हुए हैं। विश्वासघात के नाम कम जगह पे मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे ही घटनाओं को याद नहीं रखना है जहाँ पे हमने धोखा खाया है, ऐसे ही जीवन को याद नहीं करना है जहाँ पे हमें कष्ट मिला है, परंतु ऐसी बातों को भी याद रखो कि जब लोगों ने अकारण बिना किसी कारण से हमें सहायता की है और निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स मीन्स आश्वासन दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े। तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो हम अपने जीवन में आई मुसीबतों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ही एक प्रार्थना गीत में रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा है, उन्होंने हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती है उनको न आने के लिए प्रार्थना नहीं की है, बल्कि उन्होंने प्रार्थना गीत में क्या कहा है, भगवान से प्रार्थना ही की है कि जो भी संसार में मुझे दुख उठाना पड़े, धोखा उठाना पड़े, तो ऐसे अवसर में फिर हे प्रभु हे ईश्वर मैं तुझ पर संदेह नहीं करूं, मीन्स भगवान का दोष नहीं निकालूं, पर वो धोखे से वो मुश्किलों से अच्छे से मैं सामना करूं। चाहे तो जितनी भी मुश्किलें दे, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दे कि तेरे पे मैं कभी भी संदेह न करूं और तेरे पे कुछ भी इल्ज़ाम न लगाऊं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर यही अपने प्रार्थना गीत में प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं। तो हमें भी ऐसे हिम्मत से ही जो भी जीवन में मुश्किलें आती है उनका सामना करना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि यही मनुष्य की जो विधियाँ बनाई है, जो गलत नतीजे पर अगर पहुंची है तो उसको बदली भी जा सकती है, लेकिन आशा की ज्योति बुझाना नहीं है। हमारे जीवन में आशा रखनी है,
क्योंकि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको सही करने की हिम्मत होनी चाहिए, वही सही करने की हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भारतवर्ष है, महान भारतवर्ष, तो उसकी जो भी संभावना है पाने की वो बनी रहनी चाहिए और मन को निराश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चैप्टर में लेखक हमें सीख दे रहे, बता रहे हैं कि जो भी कुछ गलत हो रहा है उससे निराश नहीं होना है, लेकिन उससे डट कर सामना करना है। अगर कुछ विद्या नीति नियम बदलना है तो उसको बदल के भी हमें भारतवर्ष को एक करना है और ऐसे ही हिम्मत करके आगे बढ़ना है।